नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डोनाल्ड ई सुपर के एक सटीक और संतुलित कथन से। जैसा कि डोनाल्ड ई सुपर ने कहा है, तत्कालीन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रचलित, चुनौतीपूर्ण, महत्वपूर्ण तथा भ्रामक प्रकरणों में से एक है। डोनाल्ड ई सुपर के इस कथन ने मनोविज्ञान जगत के सभी विद्वानों के मानसिक स्तर पर एक विक्षोभ पैदा कर दिया, सोचने पर उनको विवश कर दिया कि आखिर यह व्यक्तित्व है क्या। इसलिए व्यक्तित्व की व्यापकता, भ्रामकता और इसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, हम सबको समझाने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और अपने समझ के अनुसार इसकी बहुत सारी मान्यताएं दी हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की एक नहीं अनेकों मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं को सिद्धांत के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम इसके प्रमुख सिद्धांतों को अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहेंगे। नंबर 1 पे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं फ्रायड। व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की प्रकृति को समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा और सबसे पहले जो कार्य किया था वो थे सेल्डन। इसलिए शरीर रचना सिद्धांत का जो प्रवर्तक है उसको हम सेल्डन को मानते हैं, सेल्डन। फिर नंबर 3 पे सील गुण सिद्धांत, आलपोर्ट। फिर अगला सील गुण सिद्धांत कैटेल। फिर जैविक सील गुण सिद्धांत आइजेंक। फिर व्यक्तित्व का साम्प्रतिक सिद्धांत रोजर्स। फिर नंबर 7 पे संज्ञानात्मक सिद्धांत केली। फिर आगे देखिए नंबर 8 पे व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत मूरे। मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो। व्यवहारवादी सिद्धांत स्किनर। मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन। विश्लेषणात्मक सिद्धांत युंग। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन। सामाजिक सीखने का सिद्धांत अल्बर्ट वेंडूरा। इस तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की प्रकृति को समझाने के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से जो प्रमुख हमारे सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के, जो हमारे बीएड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जितने भी सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों के नाम टेट, सीटेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या इस सिद्धांत का विकास या आविष्कार किसने किया है। तो जो हमारे प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शरीर रचना सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। तो आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ने से पहले आप सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व से संबंधित दिया गया यह प्रथम और व्यापक सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व की संरचना को समझाने के लिए 2 प्रत्यय दिए। उन्होंने कहा कि पहला जो प्रत्यय है वो है अचेतनता, दूसरा है इदम अहम और परम अहम। तो आइए हम व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व की प्रकृति को अच्छे से समझने के लिए इनके द्वारा दिए गए प्रत्ययों को अच्छे से समझ लें। तो नंबर 1 पे इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रथम प्रत्यय है वो है अचेतनता, और इसी अचेतनता को हम चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति के मन या मस्तिष्क की, तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया कि उसके 3 भाग होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं या मन की 3 दशाएं होती हैं, जिसमें उन्होंने उसको बांट दिया चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन के रूप में। और फिर इसको अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जो हमारा मानव मस्तिष्क है
उसको हम और अच्छे से जान ले, उसकी व्यापकता को समझ ले, इसलिए उन्होंने कहा कि हम मन, यह जो हमारा मस्तिष्क है, उसका एक बर्फ के टुकड़े से तुलना करके समझते हैं कि क्या है, कैसे है, कौन सा भाग कम है, कौन सा ज्यादा है, किसका प्रभाव किस से है। तो उस क्रम में सबसे पहले उन्होंने बताया कि मन के 3 भाग, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम मस्तिष्क या मन को बर्फ के टुकड़े से तुलना करें तो देखेंगे कि जिस तरह से बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में डाल दिया जाए तो जितना भाग पानी में डूबा हुआ है वह अचेतन या अवचेतन मस्तिष्क होता है, यानी कि उस भाग को हम अवचेतन या अचेतन कहते हैं। और फिर जितना हिस्सा, बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी के ऊपर है वह चेतन अवस्था या चेतन भाग कहलाता है। फिर चेतन अवस्था का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम अर्धचेतन कहते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि मन की या मस्तिष्क की 3 दशाएं होती हैं। अब इन 3 दशाओं में आइए देख लेते हैं कि चेतन जो हमारा, उसका संबंध किससे होता है और वो आखिर है क्या। तो इस क्रम में बताया है सिगमंड फ्रायड महोदय ने कि इसका संबंध वर्तमान एवं प्रत्यक्ष से होता है। यानी कि जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में कर रहे होते हैं उसका संबंध हमारे चेतन मस्तिष्क से होता है। जैसे इस टाइम हम और आप आमने सामने अध्ययन कर रहे हैं तो हम प्रत्यक्ष में कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दशा में, इस अवस्था में जो मस्तिष्क का भाग हमारा सक्रिय है वह चेतन अवस्था या चेतन भाग कहलाएगा, मन या मस्तिष्क का। जैसे हम जब कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा हाल में बैठ के प्रश्नों का जो उत्तर देना होता है या प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है वह हमारे चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। और जो हमारा चेतन मन है यह अवचेतन या अचेतन का ही एक भाग है और इसका संबंध तत्कालिक ज्ञान से होता है। यानी कि जो हमारा चेतन मन है वह प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहते हुए तत्कालिक ज्ञान और वर्तमान में एक्टिव रहकर कार्य करता है। फिर देखिए अर्धचेतन मन, फिर यह चेतन अवस्था की ऊपरी सतह होती है। यानी कि जहां इसको हम अभी ऐसे समझे थे तो इसको देख सकते हैं कि यह चेतन अवस्था की ऊपरी सतह होती है। यानी कि हमारा जो चेतन मन होता है उसकी ऊपरी सतह जो है उसको हम अर्धचेतन कहते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे हम कभी बोलते समय जब लड़खड़ा जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अनायास ही हम एक बार लड़खड़ाने के बाद दोबारा अच्छे से बोलने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हमारी प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे पढ़ने लिखने वाली चीजें या पहनने ओढ़ने वाली चीजें, उनको हम गलत स्थान पे रख देते हैं। फिर एकाएक हमारे मन में ख्याल आता है हमने इसको गलत स्थान पर रख दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सगे संबंधियों या परिचितों का नाम भूल जाते हैं, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद हम उनका नाम याद कर लेते हैं या हमें स्वतः याद हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं वो हमारे अर्धचेतन मन से होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्धचेतन मन है वह चेतन मन का ऊपरी भाग है, जिसमें हम बिना प्रयास किए ही चीजों को दोबारा मतलब सीख जाते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, या भूली चीजों को, भूली बातों को, भूली स्मृतियों को याद कर लेते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जो हमारी स्मृतियां होती हैं, जो यादें होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम तुरंत बिना प्रयास किए ही याद कर लेते हैं। फिर नंबर 3 पे अचेतन मन। अचेतन मन के लिए फ्रायड महोदय ने बताया है कि मन का सबसे बड़ा भाग है, इसमें जन्मजात गुण, दमित इच्छाएं, प्रवृत्तियां आदि होती हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया और बताया कि यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें दमित इच्छाएं या हमारी जन्मजात या मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसा कि मान लो हम अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे मन में एक ख्वाब होता है, सपना होता है कि हम आगे चलकर टीचर बनेंगे, IAS अधिकारी बनेंगे या प्रशासनिक विभाग में जाने की हमारी इच्छा होती है, लेकिन किसी कारणवश हम वह मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारी इच्छा होती है वो मूल रूप से नष्ट नहीं होती है, वह हमारे प्रत्यक्ष माइंड से यानी कि हमारे चेतन मन से, चेतन अवस्था से निकलकर अवचेतन मन में चली जाती है, यानी कि मन के बड़े हिस्से में चली जाती है, वही दबी रहती है। इसीलिए इसको हम दमित इच्छाएं कहती हैं। वो मरती नहीं हमारी इच्छाएं, वो जब तत्काल
किसी परिस्थिति में हम बात करते हैं या ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो पुनः जागृत हो जाती हैं, हमारी दमित इच्छाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। व्यक्तित्व की संरचना को समझाने के लिए जो फ्रायड महोदय ने दूसरा प्रत्यय दिया है इदम अहम व परम अहम, इसको उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है और इन इदम अहम और परम अहम के माध्यम से व्यक्तित्व की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। उसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति की अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, तो उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो नामक 3 घटक होते हैं या 3 तत्व होते हैं, या इन्हीं 3 तत्वों से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वह निर्धारित होता है। जिसमें नंबर 1 पे इड के लिए उन्होंने बताया कि जो इड हमारा है वो जन्मजात होता है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा अहम है, इदम है, सॉरी, जो हमारा इदम है वह जन्मजात होता है, यानी कि बच्चों में जन्म के साथ ही इदम का विकास हो जाता है, इसीलिए इसको जन्मजात हमने शॉर्ट में लिख दिया है। फिर मूल प्रवृत्तियों का केंद्र होता है, जो इदम हमारा होता है इसमें हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वो चाहे जीवन मूल प्रवृत्ति हो या मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो, सभी प्रकार की प्रवृत्तियां इदम में रहती हैं। फिर इन्हीं इदम को हम इच्छाओं की जननी कहते हैं। इच्छाओं की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका सिद्धांत है वो प्लेजर प्रिंसिपल यानी कि आनंद सिद्धांत या सुखवादी सिद्धांत पर इदम हमारा कार्य करता है। जो इदम है वह किसी भी प्रकार के कष्ट के साथ समझौता करना नहीं चाहता है, यह तुरंत संतुष्टि और सुख की चाह करता है, इसलिए जो इसका सिद्धांत है वो प्लेजर प्रिंसिपल यानी कि आनंद का सिद्धांत है। फिर अगर हम बात करें कि जो इदम है हमारा, इदम इसका संबंध मन के किस अवस्था से है, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि जो हमारा अवचेतन मन है उसका संबंध इड से होता है, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वह यहीं से उत्पन्न होती हैं और यहीं पर रहती हैं। जो दमित इच्छाएं होती हैं वो पुनः भी जागृत हो सकती हैं। नंबर 2 पे उन्होंने बताया कि ईगो, फ्रायड महोदय ने बताया कि जो ईगो का संबंध है वो हमारा सामाजिक मान्यताएं, फिर संस्कार और आदर्श से है, यानी कि जो हमारा ईगो का सिद्धांत है वो रियलिटी प्रिंसिपल है, यानी कि वास्तविक सिद्धांत पर हमारा ईगो कार्य करता है। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम या किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने होता है उसी पे हम विश्वास करते हैं। फिर नंबर 3 पे उन्होंने बताया कि सुपर ईगो, सुपर ईगो में फ्रायड महोदय ने बताया कि सामाजिक मान्यताओं तथा परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी कि जो हमारा सुपर ईगो है इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से हमें सामाजिक बनाए रखने के लिए मतलब तत्पर करती है या मजबूर करती है। हम इसी सुपर ईगो के माध्यम से पछतावा का कार्य करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर हमसे अमानवीय त्रुटि हुई, कोई गलती हुई, तो हम पछतावा करेंगे और अपने सामाजिकता को बनाए रखकर ही कार्य करेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो सुपर ईगो है ये सामाजिक मान्यताओं तथा परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। फिर इसका जो सिद्धांत है वो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल है, यानी कि आदर्श या नैतिकतावादी सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत पे कार्य करता है हमारा सुपर ईगो। फिर अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो जो हमारा अहम, इदम और परम अहम, ये तीनों चीजें हैं। तो इन तीनों चीजों में से जो हमारा अहम है यानी कि ईगो या इदम और परम अहम दोनों पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है, यानी कि एक पुल की तरह कार्य करता है। यह सक्रिय रहकर, यानी कि जो हमारा ईगो है, अहम है, ये सक्रिय रहते हुए इदम और परम अहम दोनों पर कंट्रोल करता है, और ये दोनों आपस में, इदम और परम अहम, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। फिर इदम जो हमारा है ये पाशविक इच्छाओं को कंट्रोल करना इसका कार्य होता है, यानी कि पाशविक इच्छाएं जो हमारी हैं उनपे कंट्रोल इदम का होगा। जो हमारा अहम है ये वास्तविक इच्छाओं और व्यवहारों को कंट्रोल करता है, इसीलिए ये दोनों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि इसका संबंध वास्तविकता से है और किसी से नहीं। फिर परम अहम ये सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, यानी कि जो हमारा परम अहम है यह हमें सामाजिक बनने के लिए मजबूर करता है और सामाजिकता
पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहता है कि किसी भी प्रकार की आपकी जो मतलब क्रियाकलाप है उसमें अनैतिकता ना हो। अर्थात जो व्यक्तित्व के तीनों घटक इदम अहम व परम अहम है, यह हम ऐसे कह सकते हैं कि उपर्युक्त तीनों घटक इड, ईगो और सुपर ईगो जब सुसंगठित और समरस इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी परिस्थिति में अपना समायोजन कर लेता है। इन्हीं संप्रत्ययों के आधार पर निष्कर्ष रूप में फ्रायड महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व वास्तव में इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच परस्पर समायोजन का परिणाम है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह कथन किसका है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व के दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।